अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मुझे दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और अगर मैं ये कहूं कि आज के दिन को अगर यौम एहतजाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सिंध के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट प्रेस क्लब के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज कर रही है आज के दिन, और सारा दिन ये जारी रहा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ, इसमें जो तरमीम की गई हैं उसके खिलाफ, और बड़े ही सख्त बयानात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप के हवाले से भी देखने को मिले, उनकी तरफ से आए। इमरान खान साहब, बहुत बड़ी रैली आज उनकी लाहौर में हुई और बहुत बड़ा गैदरिंग थी, उनके सपोर्टर्स इकट्ठे हुए। और इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि जो महंगाई हो रही है ये एक जालिमाना महंगाई है, जालिमाना मुआशी निज़ाम का नतीजा है। इसके हवाले से इमरान खान साहब की कुछ जस्टिफिकेशंस भी हैं, उन्होंने उस हवाले से भी बात की। और ये कि इमरान खान साहब की ये जो रैली है, ये जो आज का सारा शो है, ये सिर्फ अवाम की मफाद के लिए है या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, इसके पीछे कोई लार्जर एजेंडा भी है? आज इस हवाले से बात करेंगे। और कौमी जिरगा हुआ है दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का, मौलाना सिमीउल हक साहब थे, हाफिज सईद साहब थे, तो एक कुछ रेजोल्यूशंस भी उन्होंने पास की हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। अब वो कितनी हमारी हुकूमत के लिए, हमारे रियासत के लिए कितनी फायदेमंद है, और अगर उन्हीं पॉलिसीज को अपना लिया जाए तो हमारा बनेगा क्या, उसके हवाले से भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज शहीद बशीर अहमद बिलौर साहब की पहली बरसी है। मैं चाहूंगा कि मैं नजम सेठी साहब से जरा उस हवाले से बात करूं। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज बशीर बिलौर साहब की पहली बरसी है। जो जितना भी आपका उनके साथ ताल्लुक रहा, जो भी मुलाकातें रही, आप क्या समझते हैं? एनी व्हाट डू यू से अबाउट हिम? क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि बड़े दलेर शख्स थे, असूलों के शख्स थे, आखिरी वक्त तक डटे रहे, टेररिज्म के ख़िलाफ़ और तालिबान के ख़िलाफ़ बोलते रहे, और उन्हें धमकियाँ भी रहीं, मगर उन्होंने एक मिसाल कायम की, बहादुरी की और असूलों की। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस सूबे में उन्होंने जहाँ उनकी शहादत हुई, उस सूबे की हुकूमत ने अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे अफसोस है कि इस ऐसे मौके पर भी लोग पार्टी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन इख्तियार करते हैं, कौमी पोजीशंस नहीं इख्तियार करते। वो एक नेशनल मार्टर हैं और उनको ये हैसियत, उनकी ये कबूल होनी चाहिए। अच्छा किया आपने ये जिक्र कर दिया। बहुत याद आते हैं, ANP ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी बिलौर साहब की थी। बिल्कुल सही। बिलौर साहब को हम सलाम पेश करते हैं, यकीनी तौर पर लेर आदमी थे। इमरान खान साहब की रैली, सेठी साहब, इस पे बात करने से पहले मैं जरा चले थोड़ी सी बात क्रिकेट की मैं कर लूं। को पेप टॉक दी है आपने अपनी टीम को? आज मैच बड़ा जबरदस्त है ना, तीसरा मैच है, तो आज बड़ा अहम मैच है। अगर मैं कहता हूं कि दी है और हार जाते हैं तो मेरी बिस्त हो जाएगी और मेरी पिटाई आप करेंगे, और अगर मैं कहता हूं कि दी है और वो जीत जाते हैं तो लोग कहेंगे लो जी शो मार रहा है और कह रहे हैं कि क्रेडिट किधर और जाती है तो आप पे क्रेडिट ले रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा, नो कॉमेंट। अच्छा चले ठीक है। और ऑफ कोर्स नो कमेंट का मुराद ये है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, बहुत अच्छी बात है। वैसे बड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं तो और मैं क्या करूं, तुम तो गुगलियां और पता नहीं क्या क्या करा रहे हो। चले ठीक है ठीक है। अच्छा नजम साहब, ये जो इमरान खान साहब का आज सारा शो है, सारी रैली है, ये महंगाई के हवाले से है, और इसका जो पीछे ड्राइविंग इमरान खान साहब ने यही कहा कि महंगाई के हवाले से हम कर रहे हैं, अवाम जो है वो पिस रही है। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं वफाकी हुकूमत के हवाले से कि जब वो आई क्या मामलात थे और महंगाई के इशू के ऊपर क्या होता रहा। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर जरा इमरान खान साहब का जो आज का मूव है इसको भी एवेल्युएट करते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता हुकूमत को 5 साल तक महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, अफराते ज़र और IMF की शराइत को पूरा करने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल तनकीद का निशाना बनाती रही। अपनी इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को ही तनकीद का निशाना बनाते हुए अवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाए कि नून लीग की इक़्तिदार मिलने की सूरत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दिया जाएगा।
मगर अवामी एहतजाज से लगता है कि नून लीग के शेर ने महंगाई के जिन को काबू करने की बजाय अवाम के ऊपर खुला छोड़ दिया है। एक अमरीकी डॉलर जो जून में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के इख्तिदार में आने तक 100 रुपए का था, आज 106 रुपए 12 पैसे के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अगरचे वजीर खजाना का कहना है कि डॉलर की कीमत में तेजी से कमी लाई जाएगी, दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और अशियाए खुर्दोनोश जिसमें आलू, प्याज और टमाटर जैसी चीजें शामिल हैं, इनकी कीमतों को भी आग लगी हुई थी, जो कि पिछले कुछ दिनों में अब खासी कम हो गई है। महंगाई की इस लहर को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लाहौर में एहतजाजी जलसा कर डाला है और आने वाले दिनों में अगर महंगाई का हाल इसी तरह से रहा तो लग यही रहा है कि हुकूमत अपनी ऑपोजिशन की जानिब से इस तरह का टफ टाइम देखती रहेगी। सवाल तो यह है कि मौजूदा महंगाई की लहर कमजोर मईशत की गम्माजी करती है या मौजूदा हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों का नतीजा। सवाल तो ये भी है कि मौजूदा हुकूमत के पास इन हालात में कोई वाज़ेह जामिया पॉलिसी है या नहीं। और आखिर में सबसे अहम सवाल तो ये है कि ऑपोजिशन की जानिब से यह एहतजाज क्या किसी बड़ी तहरीक का पेश खेमा साबित हो सकेगा? रिपोर्ट आपने देखी। नजम साहब, मैं चाहता हूं कि आज ये जो सारा शो है हम इसको दोनों साइड से, यानी कि तहरीके इंसाफ की साइड से भी और वफाकी हुकूमत की साइड से भी, मतलब दोनों को हम जरा क्रिटिकली एवेल्युएट करें। पहले तो ये बताएं कि आपका जनरल इंप्रेशन क्या है। इमरान खान साहब बात कर रहे हैं महंगाई की और कर रहे हैं एहतजाजी धरना, या उन्होंने जो रैली निकाली है वो लाहौर में निकाली है। पहले तो ये बताइए, जगह की सिलेक्शन लाहौर, इसके पीछे क्या कुछ साइंस नजर आती है आपको? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये जलसा जो है ये एक इलेक्शन का जलसा है। इलेक्शन जब होने जा रही हो किसी किस्म की तो इसी किस्म की बातें करते हैं, महंगाई की बातें करते हैं, ऑर्डर की बातें करते हैं, स्पेशली महंगाई की, क्योंकि आम लोगों के पेट जो हैं वो महंगाई के साथ लिंक है उनका, और वो लोग आसानी से बात समझ भी जाते हैं। तो इसलिए महंगाई के ऊपर एहतजाज करना, और वो भी लाहौर में, मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक किसी कंस्पिरेसी थ्योरी के साथ नहीं है, किसी मिड टर्म वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ ये सीधी सीधी बात है, लोकल बॉडी इलेक्शन अगले माह आ रहे हैं, और एक तरफ और दूसरी तरफ आपको पता है इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि पिछली जो इलेक्शन थी उसमें धांधली हुई थी, और उनका ये ख्याल है कि उनको ज़्यादा वोट मिले थे मगर नज़र नहीं आए वोट, कहाँ गए, कहाँ को फरिश्ते ले गए उन वोटों को। और इसीलिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और इलेक्शन कमीशन को भी कि वो जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उनमें थंब इम्प्रेशन हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए और कोई किसी किस्म का सबूत मिले। मैं ये समझता हूँ कि ये माल रोड पे भी इसीलिए की है, मीनार पाकिस्तान पे नहीं की, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं निकलेंगे। मीनार पे करते तो फिर 1-2 लाख बंदा इकट्ठा करना पड़ता। यहाँ अगर 20,000 लोग भी वो इकट्ठे कर लेंगे तो 2 लाख लगेगा। उसकी वजह यह है कि नीले गुंबद से लेके असेंबली तक 10-15 हज़ार लोग भी हों तो सारा वो इलाका भर जाता है, वो एरिया जो है वो भर जाता है। यहाँ जिसका ताल्लुक फुली जो है वो लोकल इलेक्शन से है। देखिए, 1000 से ज़्यादा लोग तो इन लोकल इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे ना किसी न किसी सीट के ऊपर, तो अगर पीटीआई के 1000 लोग भी जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनको भी हिदायत की कर दी गई हो कि भाई हर बंदा 10-10 बंदा ले आए, तो आप समझेंगे 15-20 हज़ार बंदा तो उनके वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खड़ा होना है। और अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि भाई देखते हैं आप कितने कितने लेके आते हैं टिकट लेने से पहले, तो यही एक कामयाब फॉर्मूला है। और सो बड़े अच्छे टैक्टिक्स हैं ये कि लाहौर में किया, माल रोड पे किया, और 1 माह इलेक्शन से पहले किया लोकल बॉडीज़ की, जो कि बहुत, जिसकी अहमियत बहुत, उसकी अहमियत बहुत है, उसकी अहमियत। इसीलिए पंजाब हुकूमत नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी करवाए जाएं, उसको पोस्टपोन करना चाह रही थी। पहले ये भी कहा कि जी नॉन पार्टी होंगे, फिर अदालत ने कहा नहीं नॉन पार्टी नहीं, पार्टी होंगे। तो ये एक सियासी चाल है, जो सोची समझी चाल है और अच्छी चाल है सियासी तौर पे। इसका नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही किसी साजिश के साथ है कि जी मिड टर्म इलेक्शंस या ऐसी कोई बात। अच्छा नईम साहब, ये अगर ये लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से ही इसका ताल्लुक है, तो इसको फिर जो दूसरी साइड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो फिर एज अ नॉर्मल इलेक्शनरिंग एक्सरसाइज के तौर पर क्यों नहीं ले रही? वो ये क्यों कह रही है कि जी इससे अनरेस्ट फैल रहा है, ये एहतजाज का जो समा है, ये पॉलिटिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आज भी परवेज रशीद साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इमरान खान साहब, उसे ब्रीच कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इसको ऐसा क्यों ले रही है? पहली बात तो ये कौन से पॉलिटिकल
कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त परवेज रशीद साहब, सियासत में तो कोई पॉलिटिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं होता, स्पेशली ड्यूरिंग और बिफोर एन इलेक्शन। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपसे कहा, इसका नेशनल इंटरेस्ट के साथ क्या ताल्लुक है, और ना ही कोई मिड टर्म इलेक्शन है। ये कोई 2.5 साल हो गए हैं, ये 3 साल हो गए हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की बात हो। अभी तो एग्जैक्टली 200 दिन हुए हैं आज नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को शुरू किए हुए। तो यहाँ कोई सियासी कोड को वो नहीं वायलेट कर रहे इमरान खान साहब, वो बिल्कुल अपनी जमहूरी राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनको तकलीफ हो रही है, कोई शक नहीं है इसमें। एक तरफ वो अमेरिका के साथ तल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मगर इमरान खान साहब की सियासी पॉलिसीज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो तकलीफ तो हो रही है इसमें। वहाँ आप जरूर कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है, मगर ये प्रोटेस्ट करना सड़कों पे आके और पीसफुल तरीके के साथ, डेमोक्रेटिक तरीके के साथ करना, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ये उनका हक है। मैं समझता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट थोड़ी नर्वस हुई हुई है। जाहिर है कि अगर आप इमरान खान साहब इन लोकल बॉडीज में है, इफ ही डज वेल, तो 2 मसले बन सकते हैं ना उसके साथ नून गवर्नमेंट के लिए। एक तो ये मसला बन सकता है कि लोग कहेंगे लो जी इहदा मतलब है कि पुरानी इलेक्शन में भी वोट मिले सी तो इन्होंने वोट जेडे फरिश्ते लै गए। जाहिर है क्योंकि अगर अभी ले जाते हैं तो लोग कहेंगे लो जी। दूसरी बात यह है कि अगर ये वोट अगर इस इलेक्शन में वोट मिल जाता है लोकल बॉडीज में, तो ये बहुत अच्छा टेंशन बन जाएगी बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसके लोग हों, और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ये चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस को वो कंट्रोल करके चले, अपने पार्टी के पॉलिटिशियंस को वो कंट्रोल करके चले। और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का जो स्टाइल है वो तो यही है ना, ब्यूरोक्रेसी के जरिए वो चलाते हैं, एमएनएस एमपीएस के जरिए वो गवर्नमेंट नहीं चलाते। तो अब यहाँ 2 प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। एक ये कि जो लोग आएंगे नीचे वो आपकी पार्टी के भी नहीं होंगे, तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। दूसरा ये कि वो पावर भी चाहेंगे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहेंगे, और जो गली कूचों में जो नालियां बनेंगी, नलके बनेंगे, और कचहरियों के जो काम है वो लोकल लोग करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि पीटीआई का नंबर लगेंगे ना उसमें, अगर पीटीआई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो है वो जीत जाती है। तो ये इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है दोनों तरफ से। और आप देखें पीपल्स पार्टी चुप करके बैठी हुई है, उनका ना जीत है ना हार है पंजाब में, निशान ही नहीं है, और वो उनका ताल्लुक सिंध के साथ है। और वहां आप देख लें एमक्यूएम जो है वो एहतजाज कर रही है वो कह रही है ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो 3 दफा अमेंड कर चुके हैं, और अभी भी एमक्यूएम को वो बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वहां बैटल टर्फ की बैटल चल रही है। और वहां पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाहेगी कि एमक्यूएम स्वीप कर जाए लोकल बॉडी इलेक्शन। और पीपल्स पार्टी ने तो खैर इंतजाम कर लिया है कि अगर एमक्यूएम नीचे कराची में स्पेशली अगर जीत जाती है, तो उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपॉइंटीज के पास ही रखा है। ठीक, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके देता हूँ। नईम साहब, ये जो आपने भी बात की कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई है, वो कुछ नहीं करे, यहाँ लगता ऐसे है कि ऑन वेरियस इश्यूज कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वाहिद ऑपोजिशन है वो फिर पीटीआई रह गई है, पीपल्स पार्टी नहीं है, फॉर दैट मैटर और कोई जमात नहीं है। ये क्यों हुआ है? ये इलेक्शंस का इफेक्ट है जो लास्ट हुए थे, या ये जो एक अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है जी बड़े लेवल पर है कि जी एक दूसरे को डिस्टेबलाइज नहीं करना, एक दूसरे को बुरा टफ टाइम नहीं देना, इसकी क्या वजह है? देखिए 2 चीजें ना, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को टफ टाइम नहीं देना चाहती। उसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजूहत तो ये है कि बड़ी स्मूथली ट्रांजिशन हुई और उसके बाद कोई विच हंटिंग नहीं हुई जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की, और वो बड़े खुश हैं कि उनको सिंध प्रोविंस मिल गई है। वो और देखें वो भी उनकी तरफ से भी, खुर्शीद शाह साहब की तरफ से भी बयान आया है कि जी हमें कोई मिड टर्म इलेक्शन में हम इंटरेस्टेड नहीं है। उनका भी यही इंटरेस्ट है कि ये 5 साल अपने काटें। उसकी वजह यह है कि उनको भी 5 साल चाहिए पीपल्स पार्टी को अपने आप को रिकूप करने के लिए, बिलावल को एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और ये जो पिछले 5 साल गुजरे लोगों को भूलने के लिए कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए वो तो चुप करके बैठे हैं, वो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की ऑपोजिशन में नहीं आएंगे। फेडरल गवर्नमेंट की ऑपोजिशन पहले भी पंजाब में पीटीआई थी और केपी में भी पीटीआई है, और इसलिए सबसे ज्यादा शोर भी पीटीआई डाल रही है। अर्ज ये है कि पीटीआई ये समझती है कि पंजाब जो है, जो भी पंजाब जीतेगा वही फेडरल गवर्नमेंट अगली बनाएगा। नून को भी इस बात का पता है, क्योंकि पंजाब जिसके पास होगा वही पाकिस्तान चलाता है। तो अब ये इसलिए ये जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, ये दोनों, जैसे मैं समझता हूँ, राइट ऑफ सेंटर पार्टीज हैं।
पीटीआई भी राइट ऑफ सेंटर है, नून लीग भी राइट ऑफ सेंटर है, पीपल्स पार्टी लेफ्ट ऑफ सेंटर है, एएनपी लेफ्ट ऑफ सेंटर है, एमक्यूएम लेफ्ट ऑफ सेंटर है। ये राइट विंग की जो पार्टीज हैं, ये इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसलिए आपने देखा कि जमात इस्लामी जो है, जेयूआई जो है, पीटीआई, ये सब राइट विंग पार्टीज हैं, और नून लीग भी बिल्कुल राइट विंग पार्टी है। तो ये इनके दरमियान टर्फ वॉर चल रहा है इस वक्त, बिकॉज जो पिछली पार्टीज है, लेफ्ट विंग पार्टीज हैं या लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज हैं, उन्होंने अपने 5 साल गुजार लिए और पिट गए। अब वो आराम करके चुप करके देयर सिटिंग देयर एंड लिकिंग देयर वुंड्स। ये इनमें लग रहा है कि अगर इनमें से कोई हार जीत होती है तो दूसरा जो है वो समझता है उसकी बारी आनी चाहिए। अब अगर नवाज शरीफ साहब अगली इलेक्शन जो है उस वक्त तक या टर्म पूरी नहीं कंप्लीट कर पाते या अगली इलेक्शन हार जाते हैं, तो पीटीआई का ये ख्याल है कि अगर ये ऑपोजिशन अच्छी करें, खा वो केपी में उनकी अच्छी गवर्नमेंट चले या ना चले, अगर नेशनल लेवल पे अच्छी ऑपोजिशन करें तो ये समझते हैं कि उनका फिर अगली बारी उनका वक्त आएगा। ठीक, अच्छा एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। जब मैं ब्रेक से आऊंगा इसी हवाले से जरा मजीद बात करेंगे, क्योंकि जो थोड़े काउंटर साइड, दूसरी साइड के आर्गुमेंट्स हैं उनमें भी बड़ा वजन है। आर परवेज रशीद साहब ने इमरान खान साहब को भी ये कहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट की तरफ भी देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो जरा उसको भी एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि ये इन जो आर्गुमेंट्स हैं इनके अंदर कितनी जान है। और आगे चल के वो जो कौमी जिरगा है उसके हवाले से बात करेंगे, कुछ बात एमक्यूएम के हवाले से भी जरूर होगी कराची में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा शो लाहौर में जारी था। एक हवाले से नजम साहब ये बात भी है, कुछ एक आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है कि नहीं, इमरान खान साहब ने अगर कोई ये महंगाई कम करने के लिए कोई एजेंडा देना है, कोई पॉइंट्स देने हैं, तो इमरान खान साहब मेंबर है नेशनल असेंबली के, वहां आके हुकूमत की मदद करें, इकट्ठे बैठ के कोई काम करें। वो सारे ये कहते हैं ये एहतजाज का क्यों रंग दे देते हैं, ऐसे सड़कों पर लोगों को क्यों ले आते हैं, ये दूसरे मुल्कों के ऊपर हमारा इंप्रेशन बड़ा बुरा पड़ता है। इस बात में कितनी जान है? कोई नहीं यार, दूसरे मुल्कों के ऊपर कौन सा बुरा इंप्रेशन पड़ता है? आपका ख्याल है दूसरे मुल्क जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देख रहे हैं कि माल रोड पे क्या हो रहा है? छोड़े यार, ये क्या बात हुई? वो देख रहे हैं टेररिज्म के ऊपर क्या हो रहा है। ये नहीं देख रहे कि इमरान खान साहब जो है वो लाहौर में क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं इमरान खान साहब केपी में क्या कर रहे हैं। तो ये बात कि जी ये इसका दूसरे मुल्कों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, आई एम सॉरी, आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इनकी बात करें कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी क्या है केपी में। हाँ। अच्छा देखिए, बात सुने, इमरान खान साहब का जो इलेक्शन से पहले, ऑल्दो उस वक्त तो जाहिर बात है रिजल्ट्स को नहीं मालूम थे, इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले क्लेम कर रहे थे, हमने कुछ क्लिप उनके जोड़े हैं, उनके जो प्लेजेस थे, जो प्रोमिसेस थे, उस हवाले से ये जरा क्लिप देखिए। कानून, अदल और इंसाफ का निजाम, वो इंशाल्लाह मेरा आपसे वायदा 90 दिन के अंदर हम यहां इस मुल्क का कानून का निजाम ठीक करेंगे। करप्शन मैं इंशाल्लाह आपको खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिनों के अंदर, ऊपर के लेवल की 90 दिन के अंदर। ये मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी खत्म करके दिखाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं कि 90 दिन के अंदर हम इनका काम तमाम कर देंगे। 90 दिन में चेंज करेंगे हम सारा ये जो माशी निजाम है, जो जालिमाना माशी निजाम है। मैं 90 दिन दे रहा हूं। 90 दिन के अंदर पाकिस्तान का टैक्स का निजाम मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। इमरान खान साहब के वो क्लेम्स जो उन्होंने इलेक्शन से पहले दिए थे। अब नरीम साहब, इसको जरा हम थोड़ा जारी बात है नैरो डाउन कर देते हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब के पास नहीं है, उनके परव्यू के अंदर बहुत सी चीजें इनमें से नहीं आती, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके पास है। अब वो कहते हैं अदलो इंसाफ का निजाम या लॉ एंड ऑर्डर, इसके हवाले से आपकी क्या ख्याल है कि वहां पर इमरान खान साहब कुछ कर पाए हैं इस फ्रंट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में? 0 out of 10। अच्छा, नहीं, aren't you being very hard on इमरान? नहीं यार, आई एम नॉट बीइंग हार्ड। अगर आप मुझे पूछेंगे कि नून लीग ने क्या किया ऑन टेररिज्म, तो मैं कहूंगा 0 out of 10। अच्छा, दोनों 0, ओके। मतलब वैसे ये दोनों 0 जी, दोनों 0। अच्छा, दोनों 0। चले, मैं वजह बता देना दोनों की, क्या पॉलिसी है गलत है या कुछ कर ही नहीं पाए? नहीं, पॉलिसी होगी तो कुछ करेंगे ना। गलत और सही तो वो होता है कि जब पॉलिसी हो। आप कह रहे हैं कि दोनों का एक ही हाल है यार, दोनों का एक ही हाल है ऑन लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑन टेररिज्म। एक्चुअली फर्क ये है कि एक कहता है कि जी तालिबान जो है वो
उनके साथ बातचीत करना चाहिए, और दूसरा ये कहता है हाँ हाँ बातचीत करनी चाहिए मगर वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब फर्क कोई नहीं है पॉलिसी में, और तालिबान जो है वो लगे हुए अपना काम करने लगे हुए। ठीक है। अच्छा, आगे चल के वो कहते हैं जी करप्शन, वो कह रहे थे कि मैं जो 90 दिन के अंदर बड़ी करप्शन है, बड़ी, उसको खत्म कर दूंगा मुल्क के अंदर। अब उसको हम खैबर पख्तूनख्वा में ले आते हैं। वो कह रहे थे 90 दिन के अंदर बड़ी करप्शन। एक बात इमरान खान साहब को, नईम साहब, बिफोर यू गिव योर एनालिसिस, कि उन्होंने करप्शन के ऊपर वज़रा को फारिग किया है, 3-4 वजीर उन्होंने फारिग कराए हैं जिनके खिलाफ इल्जामात थे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि वो करप्शन इशू था या कोई और इशू था, मगर अगर ये कहा है कि करप्शन की वजह से किए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, दैट्स एक्सेलेंट। और हमें क्या चाहिए इसके, मगर अर्ज ये है कि मियाँ साहब को तो शायद मेरा ख्याल है नून लीग वालों को तो कोई मौका ही नहीं मिला, उनके ऊपर तो इल्ज़ाम ही नहीं लगा अभी तक करप्शन का। अगर इमरान खान साहब के तो लोगों के ऊपर आते सारी इल्ज़ाम लग गया था तो बड़ा अच्छा हुआ, उन्होंने छुट्टी करा दी। मगर अगर आप देखें नून लीग का तो वहाँ तो इल्ज़ाम ही नहीं लगा। इनफैक्ट वहाँ तो ये कहते हैं कि यार इल्ज़ाम तो बात की बात है, हमारे बंदे हम लगाते हैं, वो पहले से ही करप्शन से पहले ही उनकी छुट्टी हो जाती है। तो वो अदालतें जो है किसी को बैठनी नहीं दे रही वहाँ, तो करप्शन क्या होगी? अच्छा, ठीक। अच्छा, ये वैसे करप्शन के हवाले से तो नहीं, लेकिन कुछ इश्यूज, वो मेरे ख्याल में कोई पावर प्लांट वगैरह को कम्यूट करने के अंदर, कुछ चीजों के अंदर कुछ ये इश्यूज छोटे मोटे बने थे, ज्यादा इश्यूज ये अपॉइंटमेंट के बने। ये राइट, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये नजम साहब, दहशतगर्दी का एक इमरान खान साहब ने कहा कि 90 दिन के अंदर मैं मुल्क में खत्म कर दूंगा। चले, अब वो यहां पर आकर मेरे ख्याल में मैं उनकी तरफ से आर्गुमेंट दे देता हूं, कहेंगे जी हम एक्सोनरेटेड है, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी जो है वो तो वफाकी हुकूमतें बनानी है, हम कैसे कर सके? तो हम तो वैसे ही, हमारा सूबा सबसे ज्यादा अफेक्टेड है रादर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ओवरऑल पॉलिसी तो फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी है, मगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर है वो सारे के सारा तो नहीं डिपेंडेंट ना फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। अगर आप अपने अवाम को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं ना, आप अपनी इंटेलिजेंस तो बेहतर कर सकते हैं ना, बिकॉज सारा कुछ तो लोकल लेवल पे होता है। अगर कोई अटैक होती है तो लोकल अटैक होती है ना, आप उसको प्रिवेंट तो कर सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी CID जो है वो लोगों को पकड़ तो सकती है, वो तो सारा काम से आपको किसी ने नहीं रोका। तो ये कहना कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, ये तो गलत बात है ना। अच्छा, जालिमाना मुआशी निज़ाम, उन्होंने कहा था अगर मुल्क में खत्म करेंगे। चले, फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा में आ जाता हूँ। इसको मैं, ये वो कहते थे कि जी हम, और ये साथ ही मैं इसको टैक्स भी मिला देता हूँ, कहते हैं टैक्स का निज़ाम हम 90 दिन के अंदर बेहतर कर देंगे। इसके ऊपर क्या राय है आप? नहीं, देखिए वो तो जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, बिकॉज सारा जो मेजर टैक्स का निज़ाम है वो तो फेडरल इशू है। तो क्योंकि उनको फेडरल गवर्नमेंट मिली नहीं, तो ये तो उनके ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक KP गवर्नमेंट के साथ है, लाइक एग्रीकल्चरल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो बातें ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि पंजाब में आपने देखा कि कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह और वेल्थ और लैंड टैक्स वगैरह बढ़ाए हैं। अभी पिटिशंस बहुत सी अदालतों के आगे आ गई हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश ज़रूर की है। मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने तो ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं की कि जो अमीर लोग हैं KP के, क्या उनकी जेबें में से भी कुछ निकाला जाए और आवाम के लिए स्पेंड किया जाए। ठीक। अच्छा, ये इसी के ऊपर मैं लिंक करूंगा इसे। आज परवेज रशीद साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने, एज यू हैव पुट इट, कि इमरान खान साहब ने प्रोविंशियल टैक्स आ जाता है, एग्रीकल्चर टैक्स, वो बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, इमरान खान साहब ने खुद क्या किया है। प्लस वो साथ ये कह रहे थे कि कितने करप्ट लोग हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने कोई केसेस बनाए हैं, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। प्लस जो फूड आइटम्स, खाने पीने की जो चीजें हैं, उनकी जब वो कीमत की बात करते हैं, अब ये एक एवरेज प्राइस है जो कि मैं आपसे मैं शेयर पहले भी कर चुका हूं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी पंजाब के अंदर जो एक एवरेज प्राइस है किसी भी चीज का है, वो कहते थे, आज परवेज रशीद साहब कह रहे थे जी आलू सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होता है। परवेज रशीद साहब ये कह रहे थे कि वो इतनी महंगे दामों बिकता रहा है। वो कहते हैं इसमें वफाकी हुकूमत का या पंजाब हुकूमत का क्या कसूर है? इमरान खान साहब अगर खुद होर्डिंग नहीं कंट्रोल कर सकते, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कंट्रोल कर सकते, तो वो अपनी गवर्नेंस को भी तो देखें। देखिए, इसमें मुझे ये अब आलू की एग्जांपल दिया है, टमाटर का दे देते या खीरे का दे देते या दाल का दे देते तो चलो बात भी होती, कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन जाता। मगर बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की जो सारी तवज्जो है वो ऑपोजिशन पे लगी हुई है अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। खा वो ड्रोन्स की बात हो या इन्फ्लेशन की बात हो या टैक्सेस की बात हो या करप्शन की बात हो, इट्स ऑल फोकस्ड ऑन द गवर्नमेंट।
और इट हैज एवरीथिंग टू डू विद इलेक्शंस लोकल बॉडी के। केपी में भी होने हैं जहाँ के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इधर भी होने हैं पंजाब में भी। तो ये तो बात सही है कि इमरान खान साहब तवज्जो गवर्नेंस के इश्यूज को केपी में नहीं दे रहे हैं। मगर अर्ज ये है कि अगर आपने कंपैरिजन ही करना है दोनों का, तो 200 दिन हो गए ना नवाज शरीफ साहब के भी। अब आप देख लीजिए कि इन टर्म्स ऑफ अच्छे सेंटिमेंट्स वो तो बड़े हैं, ये भी हम करने जा रहे हैं, वो भी हम करने जा रहे हैं, ये भी हम करने जा रहे हैं, मगर ऑन द ग्राउंड जो है जब आप गिनने जाते हैं कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वहाँ तो कोई खास नज़र नहीं आ रहा। अर्ज़ ये है कि लोग ये कहते हैं कि जो कुछ करना होता है, जो मुश्किल फैसले होते हैं, जब एक नई हुकूमत आती है उस वक्त मुश्किल फैसले कर लेने चाहिए। अगर टैक्स रेट्स बढ़ाने हैं, जीएसटी करना है, लोगों को पकड़ दकड़ करनी है, कुछ एग्जाम्पल सेट करने हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस करनी है, कोई प्राइवेटाइजेशन करनी है, जो भी करना है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी है, वो आप पहले 200-300 दिन के अंदर अंदर कर लें, ताकि जितनी मार पड़नी है आपको उस वक्त पड़ जाए। उसके बाद जब साल 2 साल के बाद आपकी कारकर्दगी जो है उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, तो अच्छे रिजल्ट निकलेंगे तो लोग पुरानी चीजें भूल जाते हैं, नई चीजें याद रखते हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन के करीब आप आते हैं आपका रिकॉर्ड बेहतर होता जाता है। तो रिकॉर्ड शुरू में खराब हो, बाद में जाके बेहतर हो जाए, क्योंकि जो भी आप पॉलिसी इख्तियार करेंगे शुरू में बहुत शोर होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसके फल मिलेगा आपको उस पॉलिसी के रिजल्ट्स का, तो वो फिर लोग जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो मगर इन्होंने अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं की, कोई सख्त फैसला नहीं किया, और हर चीज को जिसे कहते हैं ना होल्ड पे रखा हुआ है। तो इन दैट सेंस अपार्ट फ्रॉम ये बिजली वाला जो इसमें उन्होंने सर्कुलर डेट में उन्होंने 500 अरब रुपया नोट छाप के और आपका बिजली का बहरान जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए उसको खत्म कर दिया, मगर इसके अलावा और उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो इन्फ्लेशन है। ये तो जरदारी साहब भी कर सकते थे अगर वो चाहते, मगर उन्होंने नहीं किया क्योंकि इलेक्शन आ रही थी। ये ठीक किया उन्होंने कि इलेक्शन खत्म हो गई तो उन्होंने ये नोट छाप के और आपका बहरान जो था बिजली का ये खत्म कर दिया। ये इसलिए नहीं कि आपको और मुझे बिजली मिल रही है, इसलिए क्योंकि हमें तो पहले भी मिल रही थी, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री को बिजली मिलनी शुरू हो गई है, पावर मिलना शुरू हो गया, और जो गरीब लोग हैं जिनको गैस या बिजली नहीं मिल रही थी उस वक्त, जिनके पास जनरेटर्स नहीं थे या कैप्टिव पावर प्लांट्स की बिजली नहीं मिल रही थी, उनको मिलनी शुरू हो गई है। तो ये बड़ा अच्छा कदम था। मगर इसके अलावा इफ यू लुक एट इट, फॉरेन पॉलिसी में कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो कि अभी जिसने कोई फल दिया हो। बातें बहुत सी हो रही हैं, ठीक है, मगर अभी तक कोई डेफिनेट चीज नहीं हुई। इसी तरीके के साथ कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, वो अभी तक 3G की अभी तक लगी हुई है। वो इत्तसलात वाले पैसे ले गए हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं मियाँ साहब के UAE में, और अभी तक उनसे कोई $800 मिलियन लेने हैं। चलो $100 मिलियन आप उनको सेटलमेंट में दे दें, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो उनको मिलनी चाहिए थी वो हुकूमत नहीं दे सकी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत कुछ हो सकता था, मगर वो उस किस्म की ऐसे लगता है कि वो टीम नहीं बन पा रही है। फिर मगर उनके फिर आगे से वो जवाब भी है, उनके पास अच्छे जवाब हैं कि जी हमें चलने नहीं दिया जा रहा, हम PIA को चलाना चाहते हैं, बंदा लगाया उड़ा दिया, फलाने को चलाना चाहते हैं, बंदे लगाए उड़ा दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब कुछ चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ऑपोजिशन का वक्त नहीं है। ये इस वक्त ऑपोजिशन ना होती तो बेहतर था, मगर ऑपोजिशन इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ दी लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक है, अच्छा यहाँ ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से आएंगे कौमी जिरगा आज हुआ, मौलाना समीउल हक साहब ने एक करारदाद भी वहां पर मंजूर हुई, कोई रिकमेंडेशंस दी उन्होंने। अगर ये जो करारदाद के अंदर वो बातें कह रहे हैं, इनका असर क्या होगा हमारे मुल्क के जो मौजूदा हालात है, खास तौर पर जो सिक्योरिटी के हवाले से मामला है, उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ बात कौमी जिरगे के हवाले से होने से पहले मैं चाहूंगा कि जरा फैक्ट जरूर बयान किए जाएं, देखते हैं उसके अंदर क्या उनमें कितनी जान है कि जो कंपैरिजन है कीमतों का दोनों सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके हवाले से बात जरूर होनी चाहिए। ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। नजम साहब आपके साथ, आपको भी मालूम है, अब प्याज के हवाले से कहा जा रहा है कि ये पंजाब के अंदर इसकी जो एवरेज प्राइस है ये 35 से 40 रुपए है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 40 से 50 है। आलू यहाँ 30 रुपए है, खैबर पख्तूनख्वा में 40 से 45 रुपए। टमाटर यहाँ एक जमाने में 200 तक गया है, फिर अब 55 से 60 रुपए, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसकी प्राइस कम है 45 से 50 रुपए। लहसुन जो है वो यहाँ पर 120 से 140, खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कीमत कम है 100 से 130। गोभी की कीमत यहाँ पर 10 से 15 रुपए है, खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35।
इसी तरह दाल मसूर, दाल माश, आटा, वो इसके बारे में आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि बहुत सी जो आटे की मिलें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, लेकिन वहां आटा महंगा है। पंजाब में जो 20 किलो का बैग है वो सस्ता है। अब इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, ये कितनी इस आर्गुमेंट के अंदर कितनी जान है कि खैबर पख्तूनख्वा में चीजें ज्यादा महंगी हैं? इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो चीजें पंजाब से आती हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में महंगी होती हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आप तो जब ये बता रहे थे तो आपने कुछ चीजें आपने कहा कि कुछ चीजें केपी में सस्ती हैं और पंजाब में महंगी हैं, कि या मैंने गलत सुना है? या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने ठीक सुना है। बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने आपको बताया, लहसुन की कीमत है वो खैबर पख्तूनख्वा में कम है, पंजाब में ज्यादा है। इसी तरह और एक टमाटर जो है वो पंजाब में महंगा है, खैबर पख्तूनख्वा में सस्ता है। अच्छा, अब अर्जी है, यहाँ दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो प्योर एंड सिंपल सप्लाई डिमांड का फैक्टर होता है, और फूड प्राइसेस हर जगह पे फ्लक्चुएट करती हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें देहातों से शहरों के अंदर चीज़ें आती हैं, और सप्लाई और डिमांड जो है ना वो अप एंड डाउन जाती है बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखना ये है कि ये जो सैंपल लिया गया है, क्या एक ही वक्त दोनों जगह पे लिया गया है? मतलब है कि जिस दिन लिया गया लाहौर में उसी दिन केपी में लिया गया, या फर्क दिनों पे लिया गया सूट करने के लिए, किसी टिल्ट देने के लिए, फिगर्स को फज करने के लिए? मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि ये किसने फिगर्स दिए हैं आपको? ये वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं। तो जाहिर है अगर वफाकी हुकूमत ने दिए तो उन्होंने तो अपना एक मौक़िफ़ है उसको प्रूव करना है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, उन्हें पता है कि कितना आसानी के साथ ये इस किस्म के स्टेटिस्टिक्स को फज किया जा सकता है और गलत इंप्रेशन दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं माजरत से मैं इसमें कोई ख़ास समझता हूँ ये स्टेटिस्टिक्स में वजन नहीं है, मगर इसके बावजूद, और इससे कुछ प्रूव नहीं होगा, मगर इसके बावजूद मैं ये कहूँगा इसमें मार्केट और सप्लाई का, डिमांड सप्लाई का मसला होता है, और डिपेंड करता है कि किस सीजन में बात हो रही है, किस स्टेज पे ये बात हो रही है, और ये अप एंड डाउन रहता है, इससे कुछ प्रूव नहीं होता। दूसरी बात ये जरूर मैं कहूंगा कि जहां तक प्राइसेस का ताल्लुक है या एफिशिएंसी का ताल्लुक है मार्केट की, क्योंकि मार्केट एफिशिएंसी जो है वो भी डिटरमिन करती है सप्लाई डिमांड, कि डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है सप्लाई के साथ या नहीं, और इसके साथ बहुत सी चीजों का फैक्टराइज करना पड़ता है। मार्केट टू फार्म टू मार्केट रोड्स, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ सरप्लस है, कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ से मूवमेंट हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो शॉर्ट टर्म में वेरिएशंस रहती हैं। इसीलिए आपने देखा कि गंडे अनियंस जो हैं वो कभी आपको फॉरेन इंडिया से मंगवाने पड़ जाते हैं, और कभी इंडिया में शॉर्टेज हो जाती है, वहाँ एक्सपोर्ट करने पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वहाँ पंजाब के अंदर वहाँ बड़े कड़ी नज़र रखते हैं प्राइस कंट्रोल्स के ऊपर और प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर। वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पंजाब में बना हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ बड़ी सेंसिटिविटी अबाउट दीज थिंग्स, और शहबाज शरीफ साहब खास तौर पे बड़ा केयरफुली वहाँ लोग हैं जो मॉनिटर करते हैं ताकि किसी किस्म की होर्डिंग ना हो, किसी किस्म की और कोई ब्लैकमेलिंग ना हो, एंड सो ऑन। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ज़्यादा प्राइस स्टेबिलिटी होती है और ज़्यादा गवर्नमेंट का क्विक रिस्पॉन्स होता है अगर कोई शॉर्टेज होती है या कोई क्राइसिस बनती है। मैं समझता हूँ कि केपी में ऐसे नहीं है, कभी था भी नहीं और अभी भी नहीं है, और उसका वही वजह है कि केपी की गवर्नमेंट इज नॉट एज एफिशिएंट एज द पंजाब गवर्नमेंट। ये सीधी सीधी ये भी एक मैटर ऑफ फैक्ट है। ओके अच्छा नईम साहब, थोड़ा सा मैं ब्रीफली चाहूंगा कि ये जो आज कौमी जिरगा हुआ, मौलाना समीउल हक साहब थे, हाफिज सईद साहब जी थे, एक दो बातें। अब वो बात भी वही, वो कहते हैं जी आज आप अमेरिका की जंग से निकल आए तो हमारे मुल्क में फौरी तौर पर अमन हो जाएगा। एक ये सोच है, साथ ही वो ये कहते हैं कि हम नेटो सप्लाई की बंदिश को भी हम सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं जी मिलिट्री ऑपरेशन जो हो रहा है वफाटा के अंदर उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए और तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं, और अगर अमेरिका ड्रोन हमले नहीं रोकता तो पाक फिजाइया को हुक्म दिया जाए कि ड्रोन हमले गिरा दें।
यार फजूल बातें हैं तीनों, माइंड ना करना। ये लोगों की हैसियत क्या है कि आप इनको इतना टाइम देते हैं और इनकी बातें सुनते हैं आप, और इनके इस बयान जो है उनको इतनी पब्लिसिटी मिलती है। मतलब है इनका 2 वोट इनको पड़ते नहीं है, और ये मतलब है 10,000 बंदा इकट्ठा करके 5,000 बंदा इकट्ठा करके और वो हमेशा इस किस्म के फजूल बयान देते। से मैं ये कहूँगा कि इन बयान में कोई वजन नहीं है कि जी अमेरिका के साथ अपने जहाज भेज के उनके ड्रोन्स गिरा दिए जाएँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि तालिबान जो है वो आपके बंदे मार रहे हैं, उन्होंने वो अटैक कर रहे हैं, और जब आप काउंटर करते हैं तो ये कहते हैं नहीं जी वो शहीद हैं, आप तो है ही नहीं। मतलब है यार आप तुम खुद सोचो, ये कोई ऑपरेशन ये कोई ऑपरेशन हो रहा है? ये तो अटैक हुई है आर्मी के ऊपर, उन्होंने अटैक किए तो उन्होंने काउंटर अटैक किए, और ये अब तालिबान को बचा रहे हैं और फौज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मगर अगर ये कोई जिम्मेदार बातें करें तो हम इनको सपोर्ट भी करें, मगर इसलिए क्योंकि ये गैर जिम्मेदार बातें करते हैं इसीलिए इनको वोट नहीं पड़ता। अच्छा नजम साहब, आखिरी बात में, अगर ये अब ये इसके साथ एक फॉरेन पॉलिसी इशू, वो कहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात जो है उनको, वो बेहतर ताल्लुकात को आप कंडीशनल कर दें कि मसला कश्मीर पहले हल हो। अब ये सोच आज के जमाने में, मतलब आज भी अगर ये करेंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल उसी किस्म की सोच है ताकि कोई चीज आगे बढ़ ना सके और ये दुश्मनी जो है ये रहे कि जी कश्मीर का मसला हल करें तो फिर बाकी बातें होंगी। यार ये तो मौकफ नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, ANP ने, MQM ने, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI, ये तो उन्होंने भी ये मौकफ छोड़ दिया है कि जी पहले कश्मीर हल होगा और फिर जाके कोई बात होगी। ये तो अब कोई नहीं करता। उसकी वजह यह कोई रियासत जो है अपनी अलहदगी, किसी अलहदगी तंजीम को सपोर्ट नहीं कर सकती, और इसकी वजह से ये सारी जंगें हुई हैं किस्म की गलत सोच के साथ। इसीलिए जनरल मुशर्रफ जो कि जिनकी ट्रेनिंग ये हुई थी कि जी इसी किस्म की बात करने की, उनको भी जब वो हुकूमत में गए तो उन्हें एहसास हुआ कि ये नो गो है, ये नॉन स्टार्टर है ये। तो ये तो आज कोई भी ये बात नहीं कर रहा, और ये फिर वही बात, पुरानी बात लेके आ गए हैं। इसी वजह से इंडिया ने ये कहा है ना कि पहले जिन लोगों ने मुंबई किया उनको ही ट्रायल करें तो फिर आगे बात करते हैं। तो ये जो है ना प्री कंडीशंस लगा देना, ये ना इनकी तरफ से सही है ना इंडिया की तरफ से सही है। सही, बहुत शुक्रिया रईस साहब आपका। नाज़रीन, आपने आज प्रोग्राम, हमने कोशिश की आम मामलात के ऊपर, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज रैली है लाहौर के अंदर, उसके हवाले से बात की जाए, उसकी कितनी अहमियत है और जो साजिशी मफरूज़े हैं क्या उनमें कोई जान है या नहीं। नज़म साहब के बकौल ये सिर्फ एक इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शनरिंग का, लोकल बॉडी होने वाली है, इलेक्शन होने वाले हैं, उस लिहाज से किया जा रहा है, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।